हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की सीरीज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कवर कर रहे हैं। तो हम चैप्टर 5 तक कवर कर चुके थे। चैप्टर 6 आज में चैप्टर 6 पढ़ना है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ में मैटर्स की जो भी पदार्थ हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसमें 5 तरीके की चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स हैं इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इलास्टिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए इस तरीके से है कि इलास्टिसिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, इसको हम डिफॉर्म करना चाहते हैं, इसकी लेंथ को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बढ़ाएंगे कैसे? फोर्स लगा के। ठीक है, तो दोनों एंड पे, एक एंड इस पे और इस एंड पे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? बल का उपयोग करेंगे, फोर्स लगाएंगे और इसको खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसका लेंथ में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करना है? जैसे ही आप, अब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप फोर्स हटाते हो, जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो क्या करता है? जैसे ही आपने फोर्स हटाया वैसे ही क्या करेगा? वो जो भी कंडीशन में इंक्रीमेंट होने के बाद पहुंचा है, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या करना चाहेगा? रीगेन करना चाहेगा। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में था फोर्स लगाने से पहले, तो बाद में फोर्स लगाने के बाद 15 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे ही आप बल हटाओगे वैसे क्या करेगा? अपना शेप एंड साइज रिगेन करके 10 सेंटीमीटर लेंथ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो समझते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स, दोबारा प्राप्त कर लेता है इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, ये सिंपल टर्म्स में इलास्टिसिटी यही कहते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल होता क्या है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डेफिनेशन तो पढ़ ही ली है। साथ में क्या है, जैसे इलास्टिक मटेरियल एग्जांपल है रबड़। जो रबड़ आप देखते होगे उसको खींचते हैं, तो जब तक आप फोर्स लगाते हैं तब तक ही वो खींची रहती है। जैसे आप फोर्स हटाते हैं वो रबड़ अपने शेप एंड साइज, जो ओरिजिनल शेप एंड साइज था, उसमें वापस आ जाती है। तो कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गई, स्टील हो गई, इसके एग्जाम्पल है इलास्टिक मटेरियल के। और बात की जाए कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है कि एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 थी। जैसे ही आप उसमें वेट या फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या, यहाँ फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएगी? स्प्रिंग की बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप फिर से आप वेट हटा दोगे तो फिर से क्या, ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी L0। ये इसका एग्जाम्पल है। इलास्टिक मटेरियल का इस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, अब हम दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं इलास्टिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं कि हमने अगर फोर्स लगाया और बॉडी ने जैसे ही फोर्स हटाया, तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। फोर्स लगाने के बाद बॉडी या अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस अटेन कर ले, या फिर उसी शेप एंड साइज में, डिफॉर्म शेप एंड साइज में ही रहे। ठीक है, अगर बॉडी ने अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाता है तो बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या मतलब है कि अगर बॉडी दोबारा से रिगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज, जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। अगर बॉडी के पास टेंडेंसी है ही नहीं शेप और साइज को रिगेन करने की, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, तो बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो कहने का पर्पज इतना है कि रियल वर्ल्ड में जो भी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में, तो जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, ये इन दोनों एक्सट्रीम केसेस के बीच में होता है। मतलब क्या कि जैसे ना ही कोई मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक होगा, ना ही कोई मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक होगा। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर कोई हमारे पास रॉड है, ये इस तरीके की, फोर्स लगाने के बाद हमने उसको, पहले हमारे पास 10 सेंटीमीटर की थी, तो फोर्स लगाने के बाद वो हमने 15 सेंटीमीटर तक खींच के उसकी लेंथ बढ़ा दी। ठीक है, तो अब क्या परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन क्या होगी कि हमने जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ अटेन की है, तो जैसे ही फोर्स हटाएं वो 10 सेंटीमीटर वापस आ जाए, तो ये केस हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर वो 15 सेंटीमीटर हमारा जो अटेन हुआ था फोर्स लगाने के बाद, हटाने के बाद भी 15 सेंटीमीटर रहेगा, तो हमारा केस क्या बन जाएगा? परफेक्टली प्लास्टिक। लेकिन मिडिल की सिचुएशन क्या होगी? ना ही 15 आएगा ना ही 10 होगा, मतलब 15 वो आ जाएगा 12 या 13 के बीच में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ना ही वो परफेक्टली प्लास्टिक हुआ, ना ही वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कहलाया। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से पॉलिथीन बैग वगैरह आते हैं, तो उस केस में क्या है, जैसे ही हम वेट लगाते हैं वो खिंच जाती है। जितना वेट लगाते हैं उतना वो डिफॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है, और उसमें अगर वेट हटाने के बाद भी वो डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं कि आप दो एक्सट्रीम केसेस के बीच में ही आपका मटेरियल रहता है, ना ही परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है, ना ही परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, जब कभी भी हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी अपने आप खींचना तो चाहती नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो अपने जो भी फोर्स आप लगाते हो उसका प्रतिरोध करने के लिए, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक फोर्स इंटरनल भी क्रिएट कर लेती है। तो वो इंटरनल फोर्स की जो बात करती है, स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड अ बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड, कि जब वो डिफॉर्म होती है तो इस केस में आप देख पा रहे होगे कि स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, एक रॉड है जो कि इस कंडीशन में दिया है, दोनों एंड्स में एफ फोर्स लगा के इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस बॉडी को खींचेंगे तो किसी सेक्शन पे आप देखोगे तो इस फोर्स के कारण ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स भी जनरेट करने लगेगा एफ, और इधर से भी क्या होगा, यही फोर्स इधर भी क्या होगा, एफ जनरेट करेगा। तो ये जो फोर्स है इसकी ही बात कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस या रिस्टोरिंग फोर्स की। इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं और या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कि अपने आप में ही क्या है, इसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है। तो कई बार हम बोलते नहीं कि जैसे कि हमने फोर्स बॉडी में अगर फोर्स लगाया, इलास्टिक लिमिट इलास्टिसिटी में पढ़ा भी था, जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं बॉडी अपना रीगेन शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है। वो इस फोर्स के कारण ही बॉडी शेप रीगेन और साइज को रीगेन कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अलग है कि रिस्टोरिंग फोर्स ही यहाँ पे एफ की वैल्यू के बराबर होता है और एरिया ए। तो इसकी जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल से भी डिनोट किया जाता है। डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन आपकी होगी एम एल माइनस टी माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन में इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, एफ डिवाइड बाई ए। तो फोर्स हमने इस तरीके से लगाया। एरिया क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है। जैसे अगर ये रॉड है तो इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर दिख रहा है तो सर्किल लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो जो भी आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उसको कंसीडर करना है। और अब बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि एक रॉड दे रखी है, हमें दोनों एंड से क्या कर खींच रहे हैं, तो इसको डिफॉर्मेशन आप लेंथ इंक्रीज करें तो इस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जब बॉडी को आप कंप्रेस करते हो, लेंथ को शॉर्ट कर रहे हो, डिफॉर्म मतलब लेंथ को, जो ओरिजिनल लेंथ एल नॉट की उसको कम करना चाह रहे हो, तो उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है कि जब बॉडी आपकी इस तरीके से रखी हुई है, कई बार आपने देखा भी होगा कि बुक्स जो मोटी वगैरह बुक्स होती हैं उसमें ऊपर की सरफेस पे आपने फोर्स लगाया है तो जो बुक की जो लेयर्स होती हैं वो आगे की तरफ स्लाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो आपको, जैसे एक बॉडी ये थी, इसमें फोर्स ऊपर लगाया तो आप इस चीज को हटा दोगे तो आपको जो शेप होगा बुक का कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो सेम चीज आप जैसे शेयर स्ट्रेस का इस्तेमाल जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं उसको उसके जो बक्कल वगैरह होता है उसको छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हम यहाँ पे डस्टर इस्तेमाल करते हैं इरेज करने के लिए, वो भी शेयर स्ट्रेस की मदद से किया जाता है। आप फ्लोर की क्लीनिंग करते हो उसमें भी आप शेयर स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। तो ये होता है, ये रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन जो भी बॉडी में हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं एक बॉडी है आपकी जिसकी पहले लेंथ एल नॉट थी, आपने फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ एल डैश हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई। तो इस केस में आप स्ट्रेन लिखेंगे, स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन होता है। चेंज इन डायमेंशन मतलब डायमेंशन लेंथ के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, लेंथ यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन है तो एल चेंज कितना हुआ, एल डैश माइनस एल नॉट डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट कोई भी नहीं होती, इसको यूनिट लेस कहते हैं, और डायमेंशन भी कोई नहीं होती क्योंकि इसको इसमें भी इसका है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, कोई डायमेंशन भी ना, कोई यूनिट भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन की बात की जा रही है, चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ।
ठीक है। तो दोनों ही जगह रेशियो में लेंथ है, तो इसमें जो जो भी यूनिट होगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यूनिट भी यूनिटलेस, कोई भी यूनिट नहीं है, और डायमेंशन भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो जैसे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात की थी, वैसे ही टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी है। टेंसाइल स्ट्रेन, जिस जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई चीज आप फोर्स इस तरीके से टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो इस केस में जो स्ट्रेन आएगा वो भी टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिन लेंथ। और ये स्ट्रेन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्यों? लेंथ इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेन, जब आप फोर्स कंप्रेसिव लगाएंगे तो इस केस में स्ट्रेस कैसा जनरेट होगा? कंप्रेसिव वाला। और इस केस में जो स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एल, और इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा, क्योंकि फाइनल लेंथ आपकी डिक्रीजिंग है, कम हुई है, तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और शेयर स्ट्रेन एंगल के टर्म्स में मेजर किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेयर्स का मूवमेंट होता है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे, तो यहाँ पर जो भी लेयर्स आगे की तरफ मूव करिए, ये जो एंगल है इसी को हम शेयर स्ट्रेन कह देते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस किया, तो हमको एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि जब कभी भी हम स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो स्ट्रेस जनरेट होता है, और स्ट्रेस जनरेट होने के कारण स्ट्रेन भी उस बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हुक्स लॉ ये डिपेंडेंसी को क्रिएट करके इसमें रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हुक्स लॉ है, इट स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, इस लिमिट के बारे में बात भी करेंगे आगे, पहले हम पूरा आपको बता देते हैं हुक्स लॉ है क्या, कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या मतलब है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होगा, कब? विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस या फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा, तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है ई, कैपिटल ई, और ये जो कैपिटल ई है इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कैपिटल ई का जो डायमेंशन और यूनिट है, यूनिट क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, तो केवल जो सिग्मा की यूनिट होगी, जो सिग्मा की डायमेंशन होगी, वही आपकी ई की भी डायमेंशन और यूनिट होगी। तो इसकी यंग्स मॉडुलस की, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होगी वो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होगी, और इसकी जो डायमेंशन है एम एल माइनस टी माइनस 2 होगी। सेम जो स्ट्रेस की है वो ये भी होगा। तो कई बार इसको ई को हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों इसी के ही नाम, ठीक है। तो हुक्स लॉ में एक लिमिट का जिक्र हुआ था, इलास्टिक लिमिट। ये लिमिट क्या होती है? ये हमको इस लिमिट में ये बताया जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जिस कंडीशन के लिए आपका हुक्स लॉ वैलिड होगा, या फिर इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है कि बॉडी में हमने बात की, जब जिस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पर बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन कर पाए, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। कि जैसे हमको पता है कि हम कितना भी फोर्स किसी बॉडी में लगातार फोर्स लगाते रहेंगे, और वैल्यू फोर्स की हम क्या कहते हैं बढ़ाते चले जाएंगे, तो कभी ना कभी क्या होगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटना तो अलाउ हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो इस केस में क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के केस में, कि हम वो लिमिट की बात करते हैं जिस मैक्सिमम फोर्स जो हम बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स शेप एंड साइज। कि हम जैसे ही उस, मान लीजिए जैसे हमने मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन लगाया, तो जैसे मैं 20 न्यूटन लगाया इस बॉडी पर, तो 20 न्यूटन पर जैसे में फोर्स हटाएंगे, तो जो भी डिफॉर्मेशन हुआ होगा बॉडी में, वो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 20 से हम क्रॉस करते हैं 21, तो 21 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद जो भी डिफॉर्मेशन बॉडी में होता है वो परमानेंट हो जाता है, मतलब वो ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं आ पाता है। तो इस केस में जो इलास्टिक लिमिट है वो 20 न्यूटन या 20 में जो भी आपका स्ट्रेस होगा मेगा पास्कल में, या 20 न्यूटन की करस्पॉन्डिंग में, वो हमारा क्या बन जाएगा, इलास्टिक लिमिट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात भी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस, वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो हम
फोर्स हटाने के बाद भी बॉडी में उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो कम्प्लीटली वापस आ पाए, तो ऐसी लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो इस लिमिट का फायदा क्या है कि जो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं, एक तरफ स्ट्रेस सिग्मा, नीचे स्ट्रेन डिफाइन कर रहे हैं, तो इस जोन में आपका जो कर्व होगा, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के, तो जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, और साथ में आपकी ये जो लाइन है वो भी लीनियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ रही वैसे वैसे एप्सिलॉन भी बढ़ रहा हो, तो ये हम कह कब पाएंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, ठीक है। तो प्रेशर का आपका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, डायमेंशन ml-1 t-2, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर प्रेशर की एग्जांपल से समझा जाए कि प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर एक सरफेस पे लगने वाला फोर्स होता है। जैसे अगर ये सतह मान ली जाए तो ये बोर्ड क्या है, सरफेस है, इस सरफेस पे हम क्या करना चाहें, एक कील को ठोकना चाहें, ठीक है। तो कील दो तरीके के हम मान लेते हैं, एक कील आपकी जो जिसमें शार्प एज होता है, नुकीला, इसमें लिखा गया शार्प पिन, जिसमें एक एज क्या होती है, नुकीली होती है, दूसरा हम ये मार्कर मान लें, इसमें कोई भी एज शार्प नहीं है, इसे इसको बोलते हैं ब्लंट वाला, मतलब इसमें कोई भी जो धारदार कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब हथौड़ा आप लेके चलेंगे तो इसमें जो नुकीली कील होगी उसमें जब हथौड़ा मारेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, लेकिन ये मार्कर को जब हथौड़ा मारेंगे इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इंसर्ट करने के लिए। तो होता क्या है कि अगर हमें किसी चीज को इंसर्ट करना है तो वहां पे प्रेशर काम आता है। तो प्रेशर कैसे काम आता है कि हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा जब उसका एरिया क्या होगा, कम। तो जितना एरिया कम होगा उतना ही उसमें क्या होगा, प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो सेम केस आपका शार्प पिन में भी होता है, क्योंकि इसमें एक जो एंड होता है वो नुकीला होता है, तो जब आप उसमें हैमर मारते हैं तो एरिया कम और प्रेशर उसके हिसाब से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और सेम अगर फोर्स आप मार्कर में लगाएंगे इसको इंसर्ट करने में, तो आपको फोर्स की वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी इसको इंसर्ट कराने के लिए, ठीक, क्योंकि इसका जो एज है वो शार्प नहीं है, तो इजिली ये इंसर्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रेशर आपका काम करता है। तो अगर एरिया आपका कम होगा सरफेस के ऊपर तो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर बात की जाए प्रेशर के इन टर्म्स ऑफ अदर्स, तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहां पे एयर का भी अपना क्या है, एक प्रेशर हमेशा हम पर भी लगा रहा है, ठीक है। तो अदर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे 3 यूनिट्स होती है, बार, एटीएम, एमएमएच। बार मतलब 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है, 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा वो हम बार्स में ही नापते हैं, ठीक है। तो जैसे एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर हम पे दबाव लगा रही है उसको 1 एटीएम कहा जाता है। और 1 एटीएम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पास्कल क्या होती है, 1.01325 10⁵ पास्कल। तो इतना एयर हम पे हमेशा प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तीसरा है एमएमएचजी, तो 1 एटीएम बराबर 760 mmHg, mm मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब है मरकरी, ठीक है। तो मरकरी की बात हो रही है, पारा हिंदी में बोला जाए। तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी आपने देखा भी होगा कि प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट भी नापा जाता है। तो कहा क्या जाता है कि जैसे कि आप अगर प्रेशर आप लगाओगे किसी लिक्विड सरफेस पे तो उतनी ही वो हाइट किसी पाइप में चढ़ जाता है, पानी ना, देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो इन टर्म्स ऑफ हाइट नापने के लिए भी कई बार हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, और प्रेशर और उसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।